Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। BCD 207 में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे को टीचिंग मेथड्स के विषय में। को टीचिंग मेथड, जैसा कि नाम से पता चलता है कि के रूप में किसी को आपको जोड़ना चाहिए या सहयोगियों के द्वारा किया गया टीचिंग का कार्य, शिक्षण का कार्य। अब सवाल उठता है कि सहयोगियों द्वारा टीचिंग या शिक्षण कैसे होगा? भाई, शिक्षण तो शिक्षक के द्वारा होगा, तो शिक्षक के भी कोई सहयोगी हो सकते हैं क्या? तो ये को टीचिंग क्या है? यहाँ पर ये बात नहीं है कि हम एक टीचर के तौर पे अपॉइंट हुए, हमने क्या काम किया कि अपना तो टीचिंग करना चाहा नहीं, बल्कि अपने भी एक असिस्टेंट अपॉइंट कर लिया। क्या ये को टीचिंग हो सकती है? बताओ, क्या ये को टीचिंग हो सकती है? यस सर, वैसे तो होती है। मान लीजिए सर, अभी आप सर अभी लेक्चर दे रहे हैं और मैम तो ऐसे बच्चों के लिए मतलब उसमें बता रही संकेत माध्यम से, तो ये तो हो सकता है ना सर? नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग बात है। असिस्टिव टीचिंग, को टीचिंग वाली बात, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि मेरी ओके एक स्कूल में नौकरी लग गई और मैंने क्या काम किया कि मैं स्कूल जाता नहीं हूँ, मैंने अपनी जगह पे भी एक आदमी को अपॉइंट कर दिया कि भाई तुम पढ़ा दिया करो, तुम्हें पैसे मैं दे दूंगा, जो मेरी सैलरी आएगी उसमें से मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या ये को टीचिंग हो सकती है? नहीं सर, क्योंकि जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट किया गया आप किसी और को दे दो, तो को टीचिंग कैसे हो सकती है? इसका मतलब कि सर ये धोखाधड़ी होती है, को टीचिंग नहीं होती है ना। तो को टीचिंग क्या हुई? को टीचिंग का मतलब है कि जहां आप को टीचिंग करते समय अगर किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है, शिक्षण के समय किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने पहले से आइडेंटिफाइड सहयोगियों की टीम में से सहयोग ले सकते हैं। वो कहलाती है टीम टीचिंग या को टीचिंग। तो को टीचिंग का मतलब ये है सहयोगियों के साथ में सह शिक्षण, हम इसको कहते हैं। यानी शिक्षण के साथ साथ में हमें कई सारे काम भी करने पड़ सकते हैं, करवाने पड़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिया था कि जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारी क्लास में कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमने किसी की मदद ली। अब जैसे मेरे पास साइन लैंग्वेज मैं बहुत अच्छी नहीं जानता, तो मैं क्या काम करूंगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लूंगा जो साइन लैंग्वेज अच्छी तरीके से जानता हो, यानी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। तो हमने वंदना जी की मदद ली हुई है। तो वंदना जी जब हमारी मदद कर रही हैं तो ये हमारी को टीचिंग का एक मॉडल है। आज हम बात करेंगे को टीचिंग के ही विषय में। को टीचिंग क्या होती है, कैसे करी जाती है? एक किताब है, इंटरैक्शंस द कोलैबोरेशन स्किल्स ऑफ स्कूल प्रोफेशनल्स, मैरिलिन फ्रेंड की किताब एक है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज लिखी कि को टीचिंग इज अ स्पेसिफिक सर्विस डिलीवरी ऑप्शन दैट इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन। ये एक विशिष्ट प्रकार का सर्विस डिलीवरी विकल्प है जो बेसिकली कोलैबोरेशन के पर ही आधारित है। ये बहुत अच्छी बात लिखी कि कोलैबोरेशन के बगैर तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, और कोलैबोरेशन हम कैसे करेंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। को टीचिंग
एक शिक्षक होता है जिसे पूरा शिक्षण की जिम्मेदारी उसके पास होती है, यानी कोई भी एक टॉपिक या एक प्रोग्राम या फिर एक पेपर या एक कोर्स जो व्यक्ति पढ़ा रहा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो एक टीचर है, उसके पास एक पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन वो अगर चाहे तो अपने सहयोगियों की मदद ले सकता है, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से पाठ का विकास इस प्रकार करेगा कि जहां हम बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को एक साथ बच्चों को दे सकते होंगे। तो जैसे जैसे हम लोग इंक्लूजन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी को टीचिंग या कोलैबोरेटिव टीम टीचिंग को हम बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये बात सच है कि एक आदमी से आप कितनी उम्मीद कर सकते हो? क्या एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो सकता है? बताओ, सब कामों में एक व्यक्ति महारत हासिल कर सकता है? नो सर। तो फिर टीचर से ये हम उम्मीद क्यों लगाते हैं कि वो जब सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानता होगा, सब काम कर लेगा? हमारी जो कल्पना में शिक्षक जो है वो एक सुपरमैन की तरह है कि वही सब कुछ कर लेगा। अरे भाई, एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करे? लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन भी है और टीचर को ये काम करना भी पड़ेगा। तो खास तौर पे हम को टीचिंग की बात करते हैं। तो को टीचर्स बेसिकली जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के जो एरिया है उसमें ये बहुत काम करते हैं। तो जनरल एजुकेशन क्लासरूम में जब आप एक स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहे होगे, तब आपको को टीचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, खासतौर पर इंक्लूसिव एजुकेशन में। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में आप केवल और केवल स्पेशल एजुकेटर को नहीं लगा सकते, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर स्पेशलाइज्ड है स्पेशल नीड के बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो ऐसी चीज़ों के बारे में तो बोलेगा ही, और उसका काफ़ी समय उसमें जाता है कि जो स्पेशल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में। तो ऐसी स्थिति में क्लास में नेग्लेक्ट हो जाएंगे जो जनरल एजुकेशन वाले बच्चे हैं। और अगर आपने जनरल टीचर को यह काम दे दिया तो वो जनरल मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटेजीज को अपनाएगा, जिससे कि स्पेशल नीड वाले बच्चे इग्नोर हो जाएंगे। लिहाजा टीम टीचिंग या को टीचिंग का जो एस्पेक्ट है वो यहीं पर आता है। यानी हमारा जो प्लान है वो डाइवर्स एकेडमिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए को टीचिंग का प्रस्ताव रखता है, प्रस्ताव चलाता है। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। को टीचिंग के बेसिकली कई सारे मॉडल हैं। को टीचिंग में होता क्या है, सबसे पहला तो हम ये देख लें। को टीचिंग जो होती है, बच्चों की जो डिफरेंट नीड्स हैं उनको बड़े आसानी के साथ फुलफिल कर सकती है। इसमें हमारे पास टाइम होता है जिसके आधार पर हम बच्चों के साथ एक बहुत ही ट्रस्टी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ हम रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, शेयर्ड प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई हम एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम ये करेंगे, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना। ये लगभग वैसा ही होता है जैसे एक ऑपरेशन के समय आप देखेंगे कि पेशेंट एक पड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द कम से कम एक डॉक्टर नहीं होता, 2 या 3 डॉक्टर्स होते हैं और पूरी एक टीम होती है। नर्सेस की टीम होती है, जूनियर डॉक्टर्स की टीम होती है, सीनियर डॉक्टर्स की पूरी एक टीम होती है एक ऑपरेशन में। उस समय एक आदमी ये देखता है कि हमें इसको बेहोश करना है, एनेस्थीसिया देने वाला अलग होता है, इंजेक्शंस लगाने वाले अलग होते हैं, कट करने वाला अलग होता है, बाद में उसको चीर चार के जो भी ऑर्गन्स निकालने हैं वो ऑर्गन तक पहुंचने वाला एक होता है। फिर अगर उसके अंदर कैंसर है तो कैंसर का स्पेशलिस्ट अलग होगा, वो पहले बता। सब एक साथ बैठ के पूरी प्लानिंग करते हैं कि अगर कैंसर इतना तक फैला होगा तो अब यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक निकाल लेंगे, और उसके बाद में सिलने वाला दूसरा होता है। तो कहने का मतलब यही चीज़ हमारी को टीचिंग में होती है कि जहाँ पर हम अपने एक प्लान को पढ़ा रहे होते हैं, कोई भी एक प्लान अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास को टीचिंग में कौन कौन होगा कि हमारे पास एक पढ़ाने वाला, मेन पढ़ाने वाला होगा। एक व्यक्ति वो होगा जो उसके साथ में अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा। तीसरा वो होगा जो साइन लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करेगा। चौथा, ब्लाइंड बच्चों के लिए भी अगर कोई चीज़ करनी होगी तो उसके लिए भी एक एक्सपर्ट होगा। कहने का मतलब हम ऐसे प्रकार के एक्सपर्ट्स को, डिफरेंट एक्सपर्टाइज को सिंगल क्लासरूम में जब अप्लाई करते हैं, ये कहलाती है को टीचिंग। को टीचिंग के मैंने जैसे बताए 6 मॉडल हैं, 6 बेसिक मॉडल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 6 हो गए उसके बाद खत्म हो गया। 6 बेसिक मॉडल्स हैं। 6 बेसिक मॉडल में पहला है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग
टीम टीचिंग क्या है? जहां एक या एक से ज्यादा टीचर्स एक टीम की तरह काम करते हैं और क्लास को पढ़ाते हैं सेम टाइम में, सेम रूम में, लेकिन एक साथ नहीं बोलते। वो अपनी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने टर्म का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं और वेट भी करते हैं। जैसे ही मेरी बारी आएगी मैं बोलूंगा, जब तुम्हारी बारी आए तो तुम बोलना। ये वाला सिस्टम पे टीम टीचिंग काम करती है। ये लैग टीम टीचिंग भी कभी कभी कहलाती है, टैग टीम टीचिंग। यानी टैग टीम टीचिंग का मतलब होता है कि जहां पर एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसको टैग किया गया, दूसरा बोल रहा है तो दूसरे को टैग किया गया। सो जब भी आप कोई एक चीज चल रहे होते हैं, आपने अक्सर सेमिनार्स वगैरह में देखा होगा, एक बोलने वाला होता है, एक उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आगे पीछे करने वाला होता है। तो हम वहाँ पे भी टीम कोलैबोरेशन की बात करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से चलता है कि जब कोई एक पढ़ा रहा होता है, दूसरा टीचर उसको या तो लिख रहा होता है, या उसको इलेबोरेट कर रहा होता है, या फिर वहाँ पर जाकर कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। टीम टीचिंग में आप अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पेश करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आपको शब्दों का चुनाव, आपको जो कंटेंट होता है उसका चुनाव इस तरीके से करना पड़ेगा कि दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ कंफर्टेबल हो। और ऐसी स्थिति में दोनों को पहले से बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और तब हम ऐसी स्थिति को आगे लेके जाते हैं। तो जहां पर बात आती है टीम टीचिंग की, टीम टीचिंग के बड़े फायदे हैं। पहला फायदा है कि ये दोनों टीचर्स को इन एक्टिव इंस्ट्रक्शनल रोल में प्रस्तुत करता है। दूसरा, ये स्टूडेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री टीचिंग स्टाइल और पर्सनालिटीज को चयन करने का मौका देता है। तीसरा, ये लेसन जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो दो डिफरेंट आदमियों के द्वारा, दो डिफरेंट टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिनके टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होंगे, लिहाजा समझने में बच्चों को बहुत आसानी हो जाती है। इसमें जो मल्टीपल वेज ऑफ प्रेजेंटिंग एंड एंगेजिंग द इंफॉर्मेशन होती है, वो मॉडल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि बच्चों को हो सकता है बांधने का काम, वरना अक्सर होता है बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन जहाँ दो टीचर या दो से ज़्यादा टीचर्स बोलने वाले होंगे वहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा वेरिएशन भी देखने को मिलता है, सोते नहीं हैं, आसानी से समझ जाते हैं। लाइव क्लासरूम्स में इस तरीके से बहुत ज़्यादा हम मदद ले सकते हैं। दूसरा, किसी किसी मुद्दे पर कोई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जहां पर हमारी बातचीत को हमें काफ़ी एलैबोरेट करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, तो डिस्कशन के दौरान टीम टीचिंग हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हर एक के अपने अपने विचार हैं, वो उसको रख लेता है। लेकिन साथ ही हमारे कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला, टाइम लगता है। दूसरा, दोनों टीचर्स जो वहाँ पे पढ़ा रहे हो, दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास और पहले से तैयारी होनी चाहिए। दोनों के एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी होने चाहिए, वरना पता चला एक दूसरे को सर फोड़ दें क्लास में ही बैठ के, तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो क्लासरूम में भी उनकी वो जो बॉन्डिंग है वो दिखाई देनी चाहिए। इसमें प्लानिंग में और कोऑर्डिनेशन में बहुत टाइम लगता है, ये तो एक चैलेंज है। तो इसीलिए सिंपल मूड वाले, सिंपल लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स वाले लोग एक दूसरे के साथ काम करें तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन पढ़ाते समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन सपोज जब इवैल्यूएशन करना पड़े और उस समय अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए कि साहब मैं तो समझता हूँ लड़का बिल्कुल गधा है, एक कहता है कि ना रे क्या बात कर रहे हो आप साहब, इतना बढ़िया जवाब दिया उसने, समझ लो यहाँ पर अगर लड़ाई हुई तो इवैल्यूएशन का फर्क किसका पड़ेगा? स्टूडेंट के ऊपर। तो वो एक चीज़ नहीं होती। दूसरी है पैरेलल टीचिंग। पैरेलल टीचिंग साइमल्टेनियसली एक दूसरे के सापेक्ष चलने वाली टीचिंग। इसमें टीम को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। टीम को कैसे हिस्सों में बांटा जाता है कि क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग टीचर एक ही साथ पढ़ाना शुरू करते हैं कि मैं इस ग्रुप को पढ़ाऊंगा, तुम उस ग्रुप को पढ़ाओ। बाद में दोनों को सेम इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ बराबर दी जाती है। तो हम इसको क्या करते हैं कि ये पैरेलल टीचिंग कहलाती है, या स्टेशन टीचिंग भी कई बार इसको कहते हैं। अब इसमें एक समस्या आती है कि जहाँ पर हमने पैरेलल टीचिंग की, वहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन एक जैसे दिए, कंटेंट एक जैसा दिया, लेकिन जब हमारा पढ़ाने का स्टाइल है वो दोनों का अलग अलग होता है। आप कोई भी सिलेबस उठा लें, कोई भी सिलेबस पूरी दुनिया में, तो हिंदुस्तान भर में तो सारे टीचर एक जैसा ही पढ़ाएंगे, लेकिन
उनका ग्रुप अलग है, मेरा ग्रुप अलग है, मैं सबको अलग अलग तरीके से हर टीचर पढ़ाता है, एक ही पेपर को सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। एक तरीके से ये भी पैरेलल टीचिंग का उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये बहुत दूर दूर इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने वाली बात हो रही है, इसलिए हम इसे पैरेलल टीचिंग नहीं कहते। पैरेलल टीचिंग का मतलब है एक ही रूम में, ग्रुप्स में दो बच्चों को दो ग्रुप में बांट के और सेम प्रकार की चीज़ों को अलग अलग स्टाइल से या सेम स्टाइल से पढ़ा देना ही पैरेलल टीचिंग है। पैरेलल टीचिंग कंफर्टेबल होती है को टीचिंग को स्टार्ट करने के लिए, जिससे कि दो टीचर अलग अलग तौर पर अगर अच्छा पढ़ा ले रहे हैं और बच्चे सेटिस्फाइड हैं, तो फिर क्यों ना दोनों टीचर एक साथ पढ़ा लें, यानी को टीचिंग कर लें। तो को टीचिंग के लिए एक तरीके से देखा जाए तो पैरेलल टीचिंग एक होमवर्क है, एक बेस वर्क है कि जिस पर हम काम कर लें तो हम आगे चले जाएंगे। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। क्या कि दोनों टीचर एक्टिव होते हैं और अपने इंस्ट्रक्शनल रोल को बाकायदा निभाते हैं। जब दूसरी बात आ रही है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो जितना कम होगा उतना ही क्लास के ऊपर और टीचिंग के ऊपर लोड कम हो जाएगा, लिहाजा टीचर ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा पाएगा। दूसरा, अगर हम स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि उनको अलग अलग तौर तरीकों से सीखने का मौका मिल सकता है। ज़्यादा समय मिलेगा स्टूडेंट्स को सवाल पूछने के लिए, स्टूडेंट्स को तैयार होने के लिए और स्टूडेंट्स को समझने के लिए ज़्यादा समय मिलता है। तो ये एक चीज़ बड़ा फ़ायदे की है, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही हैं। पहला कि दोनों टीचर को समान कंटेंट और समान इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक दूसरे के साथ आप कोलैबोरेट नहीं कर पाओगे तो पैरेलल टीचिंग का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक और मुसीबत आती है कि जब दो ग्रुप एक ही समय में एक ही क्लास में पढ़ रहे होंगे तो नॉइस भी होगी, डिस्ट्रैक्शन भी होगा, देखें वो क्या कर रहा है, बार बार हमारा समय भी बट जाएगा, ध्यान भी बट जाएगा, तो स्टूडेंट का भी और टीचर का भी, दोनों का। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि दोनों टीचर्स को बहुत ही केयरफुली टाइमिंग्स को रखना पड़ेगा। सेम टाइम में टीचिंग शुरू करनी है, सेम टाइम में ख़त्म भी करनी है। तो ये हमारे लिए पैरेलल टीचिंग का बड़ा एक महत्वपूर्ण दिक्कत होती है। को टीचिंग की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, जिनमें एक एक करके हम अगर बात करें तो मैंने अभी दो चीज़ें आपको बताई। एक और होता है वन टीच वन ऑब्जर्व। एक टीचर को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो पढ़ाएगा, और दूसरे को कहा जाता है कि आप ऑब्जर्वेशनल इंफॉर्मेशन बच्चों को बांटते रहिए। यानी एक टीचर होगा, एक ऑब्जर्वर होगा। ऑब्जर्वर बीच बीच में अपने कमेंट करके अपनी एक्सपर्टाइज को शो करेगा और बताएगा, वहां बच्चों को समझने में आसानी हो जाती है। ठीक। दूसरा होता है वन टीच वन असिस्ट। वन टीच वन असिस्ट में क्या मतलब होता है कि एक तो टीचर है और दूसरा ऑब्जर्वर के रूप में होने के बावजूद वो असिस्ट कर सकता है। जैसे लिखने में, जैसे टीचर पढ़ा रहा है और उस समय फ्लैश कार्ड की जरूरत पड़ गई, तो जिस फ्लैश कार्ड की जरूरत है वो असिस्टेंट के तौर पर दूसरे ने फ्लैश कार्ड को शो कर दिया और वहां पर उसने डिस्क्राइब कर दिया। तो यहाँ असिस्टेंट के तौर पर, यानी पहले वाले को ही जो मेन टीचर है उसको सपोर्ट करता हुआ चलेगा। तीसरा आता है स्टेशन टीचिंग। स्टेशन टीचिंग में को टीचिंग का जो पेयर है, जोड़ा है, वो इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को दो हिस्सों में बांट लेता है, स्टूडेंट्स को दो हिस्सों में बांट लेता है और वहां पर वो पढ़ाते रहते हैं कि ये दो इंस्ट्रक्शन के हमने सपोज कोई भी दो पॉइंट्स को बांट लिया और कहा कि आधा मैं ये इधर पढ़ाऊंगा, आधा तुम उधर जब तक वो वाला पढ़ाओ, फिर हम दोनों एक दूसरे को बदल लेंगे कि तुम पहले इधर पढ़ा देना फिर मैं उधर पढ़ा दूंगा। तो ये स्टेशन टीचिंग कहलाती है। इसमें जो टाइम होता है वो हर एक ग्रुप को एक जैसा ही मिल जाता है। ठीक है। तो ये स्टेशन टीचिंग है, मतलब अलग अलग हमने ग्रुप बना के अलग अलग जगह पे बिठा दिया, वहां पे पढ़ा दिया।
सप्लीमेंट्री टीचिंग, सप्लीमेंट्री टीचिंग ये स्टूडेंट को अपने जो एक्सपेक्टेड ग्रेड लेवल है उसको सुधारने के लिए दी जा सकती है। और ऐसी स्थिति में दोनों टीचर्स स्टूडेंट की नीड के हिसाब से उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, मटेरियल तैयार करते हैं, दोबारा पढ़ाते हैं, या उसका विवरण या व्याख्या कर लेते हैं, या रेमेडियल टीचिंग करते हैं। यहाँ पर दोनों टीचर्स अपने अपने रोल को देख लेते हैं कि यार मैं रेमेडी कर दूंगा, तुम एक काम करना, तुम व्याख्या कर देना, और ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर जिस जिस चीज़ की व्याख्याओं की ज़रूरत पड़ती है वहाँ एक टीचर व्याख्या कर देगा, बाकी के तो ये सप्लीमेंट्री टीचिंग कहलाती है, यानी एक्स्ट्रा टाइप की टीचिंग कहलाती है। फिर आती है अल्टरनेटिव टीचिंग। अल्टरनेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज ये होती हैं स्टूडेंट विद डिफरेंट अप्रोचेस टू लर्निंग द सेम इंफॉर्मेशन। एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन को, एक ही प्रकार के पाठ को हम कई तरीकों से पढ़ा सकते हैं। हो सकता है हम क्लास में केवल लेक्चर मेथड से पढ़ा दें, हो सकता है हम उसी चीज़ को एक ऑब्जर्वेशन के जरिए पढ़ा दें, हो सकता है हम एक्सकर्शन के लिए लेके जाएं, कहीं टूर पर लेके जाएं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती हैं अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। लिहाजा ऐसी स्थिति में टीचर भी अल्टरनेटिव टीचर या उसकी टीचिंग अल्टरनेटिव टीचिंग कहलाती है। लर्निंग आउटकम सेम होते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, बस इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी अलग अलग होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। तो ये चीज को थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। मैं इसीलिए इसको आप लोगों को हमेशा बता देता हूं कि किस किस तरीके की चीज़ों का आप पर असर पड़ने वाला है, किस किस तरीके की चीज़ों से आप दो चार हो सकते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा को टीचिंग। अब आप बताइए कि अभी हम लोग जिन अप्रोचेस की बात कर रहे थे उनमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैंने आपको नाम अगर मैं बताऊं, सबसे पहले तो टीम टीचिंग के विषय में भी मैंने बताया, पैरेलल टीचिंग भी बताया, स्टेशन टीचिंग भी बताया, अल्टरनेटिव भी बता दिया, वन टीच वन असिस्ट भी बता दिया, वन टीच वन ऑब्जर्व भी बता दिया, है ना। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से अगर आपको मौका मिलता है, आप कौन सा सर वन टीच वन, इस्तेमाल करना? सर वन टीच वन असिस्टेंट वाला। क्यों? क्योंकि सर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ये भी सही रहेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं ब्लाइंड हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, और अगर मुझे पढ़ाना पड़ रहा है किसी नॉर्मल को, ठीक है सर, तो बिना बगैर असिस्टेंट के हम कैसे उनको पढ़ा लेंगे, कभी उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे सर कि वो पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कि बैठे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। अगर वो उनको समझ नहीं आ रहा है जो हम बता रहे हैं, तो वो उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करो, तभी उसके हिसाब से हम फिर वापस उनको पढ़ाएंगे। या फिर जैसे आप अभी आपने बताया कि जैसे आप कोई नॉर्मल पढ़ा रहा है, उनको स्पेशलिस्ट वालों को नहीं मालूम है, तो उनके अंडर में एक असिस्टेंट होना चाहिए जो स्पेशल बच्चों को ऑब्जर्व करके उनको पढ़ा सके, उनको समझा सके। अगर वो नहीं समझा पा रहे हैं तो वन असिस्टेंट वन टीचिंग इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बिल्कुल बेटर है सर मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं इसको समझ रहा हूं कि तुमने ये सोचा कि भाई तुम्हारे हिसाब से ये चीज ज्यादा अच्छी रहेगी, है ना। तुम्हारे हिसाब से ज्यादा अच्छा ये रहेगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। देखो मैं नीचे भेजता हुआ जा रहा हूँ साथ साथ आपको, है ना, मैं आपको भेज भी रहा हूँ साथ साथ में। तो सर क्या सर बेटर नहीं है सर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए वन टीच वन असिस्टेंट, क्योंकि आपने भी बोला था कि एक टीचर ऑलराउंड नहीं हो सकता है। नहीं सर, आपने कहा था सर कि एक टीचर ऑलराउंड नहीं हो सकता, ऑलराउंडर ट्रेनिंग नहीं हो सकता है, तो अगर नहीं हो सकता है सर तो वन असिस्टेंट मेरे हिसाब से होना चाहिए सर। मैं तो अभी कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, मैंने ये कहा क्या तुम्हारा गलत है? नहीं, मैं नहीं सर, आप तो सही नहीं कह रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा दूसरा हिसाब है।
मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये आपको सोचना है कि आपके हिसाब से कौन सी चीज कब अच्छी रहेगी और कितनी। हर एक बच्चे की अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं, हर एक बच्चे के अलग अलग जिम्मेदारियां और उसके वो क्या कहते हैं नीड हो सकती है। अब जैसे खुद ब्लाइंड है व्यक्ति, उसे भी तो पढ़ाना ही है क्योंकि इसीलिए तो बीएड कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी अप्रोच अच्छी रहेगी। अगर कोई डेफ है तो उसके लिए खुद के लिए पढ़ाते हुए कौन सी अप्रोच अच्छी रहेगी। नेचुरली ये सब इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए कौन सा अलग रहेगा, ये सब मेरे लिए अलग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा कौन हुआ बुरा कौन हुआ कोई नहीं, ये जरूरत पड़ती है तो हर एक व्यक्ति की नीड के आधार पर अलग अलग हो सकता है। ये सिर्फ हमें तय करना है कि हमारा टीम टीचिंग की कौन सी अप्रोच हम लें जिसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट बच्चों को दे सकें। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। गुड। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि ताकि आपको ये देखना है कि अगर आप उस जगह पर हों तो आप कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये हुआ वन टीचिंग को टीचिंग की स्ट्रेटेजीज और क्या क्या चीजें हैं। समझ गए? मैंने देखो कुछ चीजें अभी आपको भेजी भी हैं, तो उसमें 5 चीजें मैंने अभी आपको 5 बताए हैं और बाकी बच रहा है एक छठा भी, वो भी बता रहा हूं कि हमारे पास में तौर तरीके अलग अलग होने वाले हैं। अब सवाल है कि भाई उन तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए हम करें तो करें क्या। ठीक है, क्योंकि ये बदलने वाला है, सारा का सारा चीज बदल जाने वाली है। जब भी हम को टीचिंग के बारे में बात करें तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारे पास लोड कितना है, हमारे पास स्टूडेंट्स कितने अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं वाले हैं। फिर उसके आधार पर हम ये तय कर लें कि क्या हमें को टीचिंग करनी भी है या नहीं। अब हमने ये मान लिया कि भाई हमें को टीचिंग करनी है, तो फिर क्या करें? सबसे पहला काम करें, प्लान करें कि हम क्या करेंगे और दूसरा क्या करेगा। तो हम एक को टीचिंग को प्लान कर लेते हैं। हमने कोई भी एक टॉपिक लिया है, कोई एक चीज़ ली है, उसमें हम अपने को टीचर के साथ बैठ के और उस पर पूरी बात करें कि भाई देखो ये वाली चीज़ मैं लूँगा, ये वाली चीज़ आप ले लेंगे, इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तुम्हारी होगी, ये मेरी होगी। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में बांट लीजिए। उसके बाद में एक्सपेक्टेशंस किसके क्या हैं। देखिए, मैंने अच्छा पढ़ाया, तुमने अच्छा नहीं पढ़ाया, और तुमने यार सत्यानाश मार दिया, ये सब चीजें कहने के लिए नहीं होती हैं। इस चीज को सर इसमें अवॉइड लगभग किया जाना चाहिए। विरोधाभास बना ही रहता होगा। विरोधाभास होता अच्छी बात है, लेकिन वो मनभेद ना हो जाए। मतभेद हो सकता है स्टूडेंट को, अच्छा मतभेद भी कौन से लेवल पर हो ये भी बहुत बड़ी बात है। हायर एजुकेशन में अगर आप मतभेद पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट को लड़ने के लिए जगह नहीं है। स्टूडेंट्स को आप दो अलग अलग तरीके की विचारधाराएं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी विचारधारा ये है, उनकी विचारधारा ये है। ये स्टूडेंट को तय करने दीजिए कि वो कौन सी विचारधारा के साथ जाना चाहता है। हो सकता है कि स्टूडेंट इन दोनों को सुन के कोई अपनी नई विचारधारा बना ले, ठीक है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो बड़े क्लासेस में चलेगा ही, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए हमारा किसके ऊपर? एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, कि हम क्या चाहते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। फिर उसके बाद में हम बच्चों की नीड्स को पूरी तरीके से समझें, और उसके बाद हम टाइम के बारे में बात कर लें कि भाई इस टाइम पर हम ये चीज़ को करेंगे और इतना टाइम मेरे लिए लगेगा, इतना टाइम आपके लिए लगेगा, जिससे कि दोनों के एक इज्जत के साथ में असाइनमेंट दोनों का रहे, दोनों का एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन रहे। तो कोलैबोरेशन करते समय हमें इन सब चीज़ों के विषय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये होती है आपकी को टीचिंग। मैंने, मुझे लगता है कि शायद कोशिश की है सही तरीके से बताने की, अगर समझ में आया हो तो। यस सर। हाँ, सर सर रिकॉर्ड यस किए सर। हैं। समझ में आ गया? यस सर। गुड। यस सर। ग्रुप पे यूट्यूब पे सर डाल देंगे ना, फिर हम लोग थोड़ा रिवीजन मैं डाल करेंगे। दूंगा बेटा, वो यस असल सर। में पिछले दिनों में था नहीं, बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से मैं हाथ पैर नहीं चला सका अपने बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगा इसको पूरी तरीके से डाल दूंगा, जितने भी रह गए हैं पिछले, ठीक है, वो सब डाल दूंगा। तो बाकी फिर हम लोग कल बात करेंगे कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद में चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे, फिर वो अपने 5th चैप्टर के ऊपर चलेंगे। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आप लोग तैयार रहिए अपने अपने उसके साथ में। प्रैक्टिकल जैसा मैंने पहले बता दिया था, अपने अपने प्रैक्टिकल्स को ठीक ठाक कर लीजिए। जल्दी ही हम लोग प्रैक्टिकल और उस पर बात करेंगे आगे। नोटिस आ जाएगा, आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल देने होंगे, है ना? ठीक, ओके।